तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक शाह और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल अहिल्यादीप क्लासेस में। तो अभी तक जो चर्चा हमारी चल रही थी, तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा, हम देख रहे थे पाषाण युग। ठीक है, हम देख रहे थे पाषाण युग। इसकी हमने सामान्य विशेषताएं देखी। ठीक है, उसके बाद इसका हमने वर्गीकरण देखा। उसके बाद हमने उपकरण देखे। ठीक है, फिर इसका एक महत्वपूर्ण जो अंतिम पक्ष था वो था स्थल, वो बच गया था। तो इस स्थल को आज हम देखते हैं। तो अब जो अंतिम चर्चा हमारी होगी वो किस पे होगी? बेसिकली स्थल है जो साइट्स हैं उन पे होगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम साइट्स को देख लेते हैं। तो इन साइट से कैसे सवाल पूछे जाते हैं हम इनको भी देखेंगे। ठीक है, तो ये है भाई साहब आपके पूरा पाषाण काल के स्थल। ठीक है, सबसे पहले पूरा पाषाण काल के स्थल हम देख लेते हैं। तो इनमें दो है। पहला है पल्लवरम और दूसरा है अतिरम पक्कम। ठीक है, अब क्या है जो ये पल्लवरम और अतिरपक्कम, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों स्थल बेसिकली तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, जो पल्लवरम है 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस स्थल को खोजा था। ठीक है, और क्या खोजा था यहाँ से? हैंड एक्स यानी कि कुल्हाड़ी। सबसे पहले यहीं से खोजी थी, पल्लवरम से। इसी वजह से जब सबसे पहले पल्लवरम से कुल्हाड़ी मिली, तो क्या होता है कि जो प्रागैतिहासिक अध्ययन की जो शुरुआत होती है, प्रागैतिहासिक सॉरी ये प्रागैतिहासिक अध्ययन की जो शुरुआत होती है पल्लवरम से मानी जाती है। ठीक है, बेसिकली यही पल्लवरम से मानी जाती है। तो जो रॉबर्ट ब्रूस फुट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना है, पल्लवरम को आपने को याद रखना है। अब इसके बाद अच्छा, जो अतिरम पक्कम है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी तमिलनाडु में है। 1884 में यहाँ से विलियम किंग ने क्या खोजा था? अच्छी मात्रा में कुल्हाड़ी खोजी थी। यानी कि जो अतिरम पक्कम से भारी मात्रा में जो कुल्हाड़ियाँ खोजी गई थी वो अच्छी किस्म की थी, अच्छी मात्रा में कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत सारी मिली है, ना कि पहली मिली है। जबकि पल्लवरम में पहली कुल्हाड़ी मिली है, इसलिए ये इम्पोर्टेंस हो जाता है और यहीं से सवाल बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये दो याद रखना है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आप ये तो जान गए कि गुफा किस काल की है, मतलब प्राचीन गुफाएं चित्रकारी वो पुरापाषाण काल की है। गुफा का नाम क्या है? भीमबेटका। ठीक है, बेटका की चर्चा कर रहा हूँ मैं, भीमबेटका। ठीक है, तो भीमबेटका है कहाँ? ये है रायसेन में। ठीक है, और रायसेन में इसको सबसे पहले खोजा किसने? वो थे वीएस वाकाणकर। क्या थे? वीएस वाकाणकर ने 1957 में सबसे पहले इन गुफाओं को खोजा था, और जिसमें कि चित्रकारी भी मिलती है। क्या मिलती है? गुफा चित्रकारी भी मिलती है। और ये भीमबेटका क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। कहाँ शामिल है? यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल है। ठीक है, ठीक है, तो भीमबेटका हमने देख लिया है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल है। तो हम एक काम करते हैं, मैं इसे आपको एक मैप में समझाता हूँ पहले। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मैप। तो ये आपको मैप मैंने दिखा दिया है। ठीक है, हम्म, तो मैंने ये है मध्य प्रदेश का मैप। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो भीमबेटका है वो कहाँ है? ये है रायसेन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये आपको रायसेन डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट है, मैं थोड़ा इसमें पेन ऐड कर लेता हूँ। तो इस पे थोड़ा अरेंज मैंने कर लिया है ताकि मैं आपको मार्क करके दिखा सकूँ कि मैं क्या दिखाना चाह रहा था। ठीक है, तो भाई साहब ये है मध्य प्रदेश का मैप। ठीक है, अब इसमें एक डिस्ट्रिक्ट है, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश का। ठीक है, और रायसेन डिस्ट्रिक्ट के ठीक नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है, ठीक इसी के नीचे है होशंगाबाद। और होशंगाबाद में क्या है भाई साहब, होशंगाबाद में है आदमगढ़। ठीक है, और होशंगाबाद के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है सीहोर। ठीक है, सीहोर जिला है। तो आपने जो हथनौर ग्राम, आपने जो हथनौर ग्राम पढ़ा था, ठीक है, जहाँ सबसे पहले साक्ष्य का मिले थे, सबसे पहले जो साक्ष्य मिले थे मानव, खोपड़ी, नर्मदा घाटी, याद आया ना। तो वो बेसिकली हथनौ ग्राम कहाँ है, सीहोर जिले में। ठीक है, तो ये चीजें कहाँ पे आप देख रहे हो, एमपी में। ठीक है, रायसेन हो गया, होशंगाबाद हो गया, सीहोर हो गया, हथनौर हो गया, ग्राम सब यहीं पे है। तो ध्यान दीजिएगा, एमपी में ये सब आप देख रहे हो पुरापाषाण काल के, और जो प्राचीन मानव है उनके साक्ष्य सब यहीं मिल रहे हैं, नर्मदा घाटी इन सब में मिल रहे हैं। तो जब एमपी में इतने सारे साक्ष्य मिल रहे हैं, तो यही भोपाल में, इनके बीचों बीच भोपाल में क्या होगा, तो भोपाल में क्या बना दिया जाएगा आपका, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, और बाद में इंदिरा गांधी जी के नाम पे इसका नामकरण कर दिया जाएगा। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, इम्पोर्टेंट जगह हैं, वो मध्य प्रदेश के भोपाल के आसपास ही मिले हैं। तो यही वजह है कि भोपाल में जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो इसमें कोई भी रट्टा मारने की बात नहीं है, हम सिर्फ रट्टा मारते रहते हैं कि भाई राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में, भोपाल में, भोपाल में। पर भोपाल में क्यों है, इसका कारण आपको मैंने बता दिया कि जो बाकी इन चीज़ों की वजह से भोपाल में उसका सेंटर बनाया गया है। तो हमने ये भीमबेटका मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट ये है चौपानी मांडू। ठीक है, चौपानी मांडू ये इम्पोर्टेंट क्यों है भाई, क्योंकि इस जगह में पूरे प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिलते हैं, पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, ठीक है, और नव पाषाण काल, इन सब की कंटिन्यूटी में यहाँ उसके साक्ष्य मिलते हैं, तीनों के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस चौपानी मांडू को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चौपानी मांडू भी हमने देख लिया है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट इनमें से मैं जो आपको बताऊं, एक तो ये पल्लवरम हो गया। ठीक है, अम्म, एक ये पल्लवरम हो गया है, भीमबेटका के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और भीमबेटका के अलावा जो चौपानी मांडू आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्या है, कंटिन्यूटी आपको मिलती है तीनों टाइम पीरियड की, पुरापाषाण हो, मध्य पाषाण हो या नवपाषाण हो। ठीक है, अब हम मध्य पाषाण कालीन स्थल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बागोर। ठीक है, बागोर ये कहाँ है, भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा कहाँ है आपका, राजस्थान में। ठीक है, यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई साहब यहाँ से मिले हैं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं पशुपालन के। कहाँ से मिले हैं, बागोर से। और बागोर कहाँ है, आपके राजस्थान में। तो बागोर के बाद जो दूसरा है वो आदमगढ़, अभी इसके बारे में ऊपर हमने थोड़ी चर्चा की थी। फिर आदमगढ़ कहाँ है, आपके मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के किस जगह, होशंगाबाद में। और यहाँ क्या मिले हैं, पशुपालन प्लस गुफा, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं और गुफाएं मिलती है होशंगाबाद से, यहाँ से, आदमगढ़ से। तो दो आपके इंपॉर्टेंट हो गए। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखिए एक बात और आपको को मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये जो मध्य पाषाण है, ये पूरा पाषाण काल प्लस नव पाषाण काल के बीच का एक ट्रांजिशन फेज है, क्या एक संक्रमण काल है मध्य में, मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो इस मध्य पाषाण में लास्ट टाइम में जाते जाते क्या होगा कि पशुपालन की शुरुआत हो जाएगी।
मध्य पाषाण काल के एंड में जाते जाते क्या होगा, पशुपालन की सिर्फ शुरुआत होगी। छिटपुट मात्रा में थोड़े बहुत जो साइट्स में आपको पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, बागौर हो गया, आजमगढ़ से हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि जो पशुपालन है वो व्यापक नहीं चल रहा है, सिर्फ शुरुआत, वो भी अंतिम समय पे हो रही है। व्यापक पशुपालन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मतलब खूब पशुपालन व्यापक स्तर पर होगा, ठीक है। तो आपको ये बात थोड़ा अच्छे से दिमाग में याद रखनी है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब है मेहदा, मेहदा, ठीक है, जैसे वो उच्चारण होगा इसका। तो यहाँ से यूपी में है ये। यहाँ से क्या मिला है, हड्डी के उपकरण मिले हैं, आभूषण मिले हैं, मृग सिंह के छल्ले वगैरह मिले हैं, और नरकंकाल भी मिले हैं यहाँ पे। इसके अलावा तो हड्डी आपको ध्यान रखनी है, इसके उपकरण आभूषण भी आपको मिलते हैं, और नरकंकाल भी आपको मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ये मेहदा हो गया आपका, जो ये दमदमा हो गया, जो ये सहराय, सराय नहराय है, ये तीन कहाँ है आपकी, यूपी में है, ठीक है। दमदमा से भी आपको नरकंकाल मिलते हैं, सराय नहराई से भी आपको उपकरण मिलते हैं, और साथ में क्या मिलता है आपको, नरकंकाल। तो ये तीन आपको याद रखना है कि तीन कहाँ है, ये प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ कहाँ है आपके, यूपी में। तो यूपी के प्रतापगढ़ में है आपके जो मेहदा, दमदमा और ये सराय नहराय, ठीक है। तो तीन चीज आपको याद रखना है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और कहाँ आपको ये देखने को मिलते हैं। और जो अगला अंतिम है वो है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो के बारे में ऊपर भी मैंने बताया था, और वो बताया क्या था कि भाई इस चौपानी मांडो में आपको तीनों कालों के साक्ष्य मिलेंगे, पुरा पाषाण के भी, मध्य पाषाण के भी, और नव पाषाण के भी। इसीलिए इसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। ऊपर पुरा पाषाण काल में देखा आपने, यहाँ पे मध्य पाषाण काल में देखा, और अभी नीचे हम जब उसमें आएंगे नव पाषाण काल में, तब फिर वहाँ पे इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज हमने देख ली है। अब जो तीसरा हमें देखना है वो है आपका नवपाषाण काल, ठीक है। तो अब नवपाषाण काल के बारे में हम देखेंगे, उसके जो स्थल है उसमें देखेंगे। तो इतना तो आपको पता ही है ना कि अभी हम कृषि के बारे में जब मैं चर्चा कर रहा था, तो आपको पता ही होगा कि कृषि की शुरुआत भाई साहब कहाँ हुई है, नवपाषाण काल में, ठीक है। नवपाषाण काल में आपको कृषि की चर्चा के बारे में शुरुआत मिलती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से चर्चा करते हैं, ये है, ठीक है। तो ये है लहोरा देव, ठीक है। लहोरा देव क्या है, एक साइट है नवपाषाण काल की। अब ये कहाँ है, यूपी में है, संत कबीर नगर यूपी में। रिसेंट खोज इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ प्रदेश में लगभग 8000 BC में यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले और मानव बस्ती के साक्ष्य मिले, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, रिसेंट खोज है, नवीनतम जो खोज की बात मैं कर रहा हूँ, नवीनतम, ठीक है। अब इससे पहले क्या माना जाता था, इससे पहले माना जाता था कि भाई जो ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान वाला स्थान है, जो मेहरगढ़ वाली जगह है, ठीक है। तो इस मेहरगढ़ में लगभग 7000 BC पहले गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले, ठीक है। तो मैंने कहा ये रिसेंट डेवलपमेंट मैंने आपको ऊपर बताई, ये है, ठीक है। अब जो इससे पहले ही जो कोल्डी हवा, जो बेलन घाटी यूपी जो इलाहाबाद में है, वहाँ लगभग 6000 BC का टाइम पीरियड दिखाता है, किसका, चावल का, कि वहाँ चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मैं अभी और आसान से समझाता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखो, सबसे पहले भारत में जो है चावल, एक मिनट, उफ, बाहर कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं, इस वजह से क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए मुझे बार बार पॉज करना पड़ रहा है। तो खैर चलिए, वो तो हिस्सा है एक। तो मैं कह रहा था कि सबसे पहले भारत में जो है चावल आपको कहाँ मिलेगा, लौहरा देव, कब, 8000 BC, ठीक है। और उसके बाद जो मेहरगढ़ है 7000 BC, और कोल्डी हवा यूपी लगभग 6000 BC। अब सवाल कैसे आएंगे,
मुझे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, इसलिए इतना गहराई से बता रहा हूँ। अगर सवाल पूछा जाए कि भारत में, क्या पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि भारत में कृषि के प्राचीनतम प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ, ठीक है, तो पहला प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, ये ऊपर वाला लोहरा देव, ठीक है। तो आप पहला प्रेफरेंस क्या देंगे, लोहरा देव को, ठीक है। लेकिन अगर लोहरा देव ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या आंसर होगा, मेहरगढ़, क्योंकि लोहरा देव नवीनतम खोज है, रीसेंट खोज है। इस वजह से अगर ये कहीं ऑप्शन में ना हो तो वहां पे आपको मेहरगढ़ पे ही क्लिक करना है, ठीक है। तो अब जब लोहरा देव नहीं है तो आपको मेहरगढ़ के साथ जाना है, ठीक है। अब ये तो है कृषि के साक्ष्य। और अगर मैं चावल की बात करूं, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, तो चावल के मेहरगढ़ तो पहले भी था ही, ठीक है। और अब भी हमें किसके साथ जाना है, लोहरा देव। लोहरा देव ना हो तो हम किसके साथ जाएंगे, मेहरगढ़ के साथ। तो इन दोनों में आपको, इन दोनों साइड्स का अगर कंफ्यूजन हो तो आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको अपना जो आंसर है वो टिक करना है, ठीक है। तो ये चावल किस में हो गया है, और यही सेम चीज कृषि बस्ती, मानव बस्ती किस में भी होगा, ठीक है। कि प्राचीनतम साक्ष्य भारत में मानव बस्ती है कहाँ से, पहला प्रेफरेंस आपको लोहरा देव को देना है। अगर लोहरा देव ना हो उसके बाद आपको मेहरगढ़ के साथ जाना है। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, चावल का भी और कृषि का भी और बस्ती का भी, ठीक है। पहला लोहरा देव और दूसरा मेहरगढ़। अगर मेहरगढ़ ना हुआ तो लोहरा देव के साथ आपको जाना है, ठीक है। और यही चीज़ चावल के साथ है। मैं वहाँ पे कृषि के बारे में बता रहा था, मेरे मुंह से चावल निकल गया था। चावल का भी पहला लोहरा देव है। अगर प्रेफरेंस ये रखेंगे ये लोहरा देव ना हो तो चावल के लिए आपको कोल्डी हवा, जो पहले से था ही, कोल्डी हवा के साथ आपको जाना है कि इसमें प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिलेंगे, लोहरा देव, कोल्डी हवा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको अपने आंसर, जो अपना जो आंसर होगा उसको मैनेज करना है, किसके साथ आपको जाना है और किसको आपको छोड़ना है, ठीक है। ठीक है। और रही बात गेहूं और जौ की, तो गेहूं और जौ के लिए आपको मेहरगढ़ के ही साथ जाना है, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि मानव द्वारा जो प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज, जो सर्वप्रथम अनाज था उसके बारे में हम थोड़ा, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये भारत के संदर्भ में, आपको अलग से समझाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे तो इसे मिटा देता हूँ मैं, ये कहाँ गया भाई, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे मैंने साफ कर दिया है कि मानव द्वारा जो प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज है वो हमें थोड़ा समझना है। और ये चीज़ भारत के संदर्भ में नहीं देखनी है, हमें पूरे विश्व के संदर्भ में देखना है कि पूरे विश्व के संदर्भ में सबसे पहले मानव ने कौन सी फसल उगाई थी, ठीक है। विश्व के, विश्व के संदर्भ में हमें ये देखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्टाइल क्रिसेंट, ठीक है। तो ये आपको हिंदी में उपजाऊ अर्धचंद्र, इस टाइप से कुछ मिलेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो फर्टाइल क्रिसेंट, आपको ये इंग्लिश वाला टर्म याद रखना है। तो जो ये क्षेत्र है आपका, हम्म, ये वाला मध्य पूर्व वाला क्षेत्र, जो इसमें मिस्र हो गया, इराक हो गया, इसके जो क्षेत्र शामिल हैं ये, ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो अब ये जो आपको दिख रहा है ना, तो ये मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, ठीक है,
और विश्व की सभ्यता। ठीक है, तो जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी और जो विश्व की सभ्यता, अब इसी को हम आगे जाके क्या करेंगे, जो इंडस वैली सभ्यता थी भारत की, भारतीय उपमहाद्वीप की। ठीक है, तो जब इसे पढ़ेंगे ना भारत में, तो फिर इन दोनों को अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे कि दोनों को क्या लिंक बनाया है। और इसी के समकालीन जब आईबीसी को हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसी के समकालीन क्या होता है कि दुनिया में भी अन्य जगह सभ्यताएं थी। ठीक है, जैसे इराक में ये मेसोपोटामिया का हो गया। ठीक है, इराक में हमने ये देख लिया। उसके बाद जो मिस्र में नील घाटी की सभ्यता थी। चीन में भी एक सभ्यता एग्जिस्ट करती थी, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन के अंतर्गत इस सभी हम सभ्यताओं को रखते हैं। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ हम इन समकालीन वैश्विक सभ्यताओं को देखेंगे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब इन दोनों सभ्यताओं को आपको देखना है। जो मैंने यहाँ पे इमेज बना रखी है, इनको आपको देखना है। ठीक है, देखना क्या है, तो देखना आपको यह है। ठीक है, तो जो ये फर्टाइल क्रिसेंट का जो मैंने एक चित्र बनाया ना ये, तो इसी को है फर्टाइल क्रिसेंट कहते हैं। ठीक है, सभ्यताओं का पालना। ठीक है, सभ्यताओं का पालना मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो इसी वाले एरिया में क्या हुआ था, सबसे पहले जो ये यहाँ के जो लोग थे, जो मानव थे, उन्होंने ही सबसे पहले कुछ फसलों को डोमेस्टिकेट किया था इस वाले रीजन के। ठीक है, जो खाद्यान्न खाने के अनुकूल बनाया वहाँ के जो फसलों को, यही थी जो सभ्यता जो सबसे पहले जो पनपी थी। ठीक है, यहाँ के जो जो लोग जंगली थे पहले, वो ही सबसे पहले आके सभ्य हो गए थे। इसीलिए इसे फर्टाइल जो क्रेसेंट है वो कहते हैं। सबसे पहले हम यही कृषि हमें देखने को मिलती है, शहरीकरण देखने को मिलता है मेसोपोटामिया में। जो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो यहाँ सबसे पहले यही हमें लेखन का विकास मिलता है, जो सुमेरी भाषा होती है। ठीक है, पहिया, मृदभान, वैश्विक स्तर पर जौ, अनाज जो था, सब कुछ हमें इसी क्षेत्र में, इसी रीजन में आपको देखने को मिलता है। तो यही कारण है, इन्हीं कारणों की वजह से जो ये रीजन है, इसे हम क्या बोलते हैं, सभ्यताओं का पालन। ठीक है, सभ्यताओं का पालन, और इसे जानते हैं फर्टाइल क्रिसेंट के नाम से। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आप समझ गए कि मैं इसे फर्टाइल क्रिसेंट या सभ्यता का पालन क्यों कह रहा हूँ। तो क्योंकि लोग यहीं सबसे पहले सभ्य बने, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, धीरे धीरे फिर क्या होगा, यहाँ शहरों का विकास होगा, फिर मृदभांड आएंगे, सारी चीज़ें यहाँ शुरू होगी। ठीक है, और सबसे पहले जो बेसिकली यहाँ मैंने जौ लिखा है, तो वैश्विक लेवल पर मानव ने क्या किया था, वो जौ ही था। तो जो जौ वाला सवाल बनता है कि वैश्विक स्तर पर जो अनाज कौन था प्रथम, वो जौ था। वो आपको यहीं से देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी चर्चा हमने यहाँ तक देख ली है। अब हम जो जो अंतिम हमारा बचा था नवपाषाणकालीन स्थल, इसमें देखते हैं। पहला कौन सा है, मेहरगढ़। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ है भाई साहब। तो इसमें क्या है कि नवपाषाण काल से लेके और हड़प्पा तक, तो मेहरगढ़ में नवपाषाण काल से लेके और हड़प्पा तक क्या है, सत्यता पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। ये मैंने गलत लिख दिया है, सत्यता होगी, ये पाई जाती है। ठीक है, ऊपर हमने क्या देखा था, एक स्थल मैंने बताया था आपको, चौपानी मांडो। ठीक है, चौपानी मांडो में क्या था, तो चौपानी मांडो में हमने देखा था पुरा पाषाण से लेकर और नवपाषाण तक। तो चौपानी मांडो में है पुरा पाषाण से लेकर नवपाषाण तक, और फिर उसके अगले नवपाषाण से लेकर हड़प्पा तक कहाँ है, मेहरगढ़ में। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, सवाल यहाँ से बनता है। क्यों बनता है, तो कारण इन दोनों का यही है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और साइट्स हैं, जैसे कि ब्रुज होम है। ठीक है, ब्रुज होम आपके कश्मीर में है। ठीक है, अब जो ब्रुज होम है, इसका जो शाब्दिक जो साहित्यिक अर्थ हम जो होता है, उसका होता है जन्म का स्थान। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। दफनाए जाने का, हम जो दफनाए जो गए थे, उसके जो साक्ष्य मिलते हैं, मालिक के साथ कुत्ते का भी।
ठीक है। तो अजीब टाइप की प्रथा थी यहाँ पे, और साथ ही आपको यहाँ पे गर्क आवास मिलते हैं। ठीक है। और ये जो प्रथा है बेसिकली मतलब किसी अन्य जो स्थल है, नवपाषाणकालीन स्थल या अन्य जगहों नहीं मिलते हैं ऐसे मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने की। तो ये ब्रुज होम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसलिए यहाँ से सवाल बनते हैं। तो मेहरगढ़ आपने देख लिया है, ब्रुज होम आपने देख लिया है, अब है गुफ कराल। तो इसका शाब्दिक अर्थ या साहित्यिक अर्थ हम लेते हैं कुम्हार की गुफा से, और यहाँ से भी गर्त आवास या गड्ढा आवास मिला है। और एक गुफा कराल भी कहाँ है, कश्मीर में है। ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा है श्रृंगवेरपुरम, ये झूसी है इलाहाबाद। यहाँ से क्या मिला है, चावल के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो इसके अलावा जो मुझे आपको बताना है वो ये है, बताना यही था कि जो ये नोट्स में आपको अभी करवा रहा था, तो ये बेसिकली एनसीईआरटी बेसिस पे ही बने हैं, मेरे खुद के जो मैंने बनाए थे। इसके अलावा जो अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा था वो मतलब बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको बताया मैंने एनसीईआरटी के, ताकि एक आपको बेहतर समझ हो सके। ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने देखा सबसे पहले हिस्ट्री को। हिस्ट्री को हमने क्या देखा, सोर्स के आधार पे हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था। तो हमने क्या था, प्रागैतिहासिक में, ठीक है, आधे ऐतिहासिक में, और इतिहास में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक है। उसके बाद मैंने एवोल्यूशन ऑफ मैन बताया था, मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, एक। उसके बाद मैंने आपको मानव का उद्ध विकास, बेसिकली आपको मैंने वो समझाया था कि भाई इसकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, और वर्तमान जो आदमी है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया, होमो सैपियंस कैसे बनाए। उसके बाद जो मैंने पढ़ाया आपको वो है तीसरा, पाषाण युग। ठीक है। तो पाषाण युग यानी कि स्टोन एज, ये पढ़ा हमने। ठीक है। तो आपने देखा कि चीजें एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है, कैसे कनेक्टेड है। अब मैंने आपको फिर यहाँ से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में चीजें आगे कनेक्ट करके दी। ठीक है। फिर अभी क्या है कि नव पाषाण काल के अंत तक आते आते लगभग 1000 BC अंतर्जी खेड़ा, तो वहां मनुष्य धातुओं का प्रयोग करना चालू कर देगा। ठीक है। धातुओं का प्रयोग करना क्या कर देगा, चालू कर देगा। जो पहली धातु थी वो क्या थी, वो थी भाई साहब तांबा। अब मनुष्य क्या कर रहा है कि पत्थरों के साथ साथ वो प्रयोग कर रहा है तांबे का भी, पत्थर प्लस तांबा। ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा अलग हो जाएगा फिर। ये ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अब तांबे के साथ साथ उसने पत्थर के साथ साथ तांबा का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ठीक है। मतलब पत्थरों का तो करते ही जा रहा था, तो तब उसे जब उसने तांबे का धातु का भी उपयोग किया, यानी अब तांबा और पत्थर हो गए। और इसी कारण से जो अगला चैप्टर हम देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ठीक है। हाँ। अब इसके बाद जो चैप्टर आएगा, जब तांबा प्लस पत्थर एक हो जाएगा, तांबा प्लस पत्थर एक हो जाएगा, तो इसके अगला जो चैप्टर या जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो क्या आता है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति या ताम्र पाषाणिक युग, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चैल्को लिथिक। ठीक है। जब मनुष्य क्या करता है, तांबे के साथ साथ पत्थरों के भी औजारों का प्रयोग करने लगा। अब तांबा तो मिल गया है, आगे इसमें फिर क्या मिलेगा, इसमें मेटल मिला के फिर वो कांसा बना देगा मानव। ठीक है। तो आपको समझना है कि यहाँ तक जो स्टोरी
कनेक्ट हुई पाषाणों के बाद, फिर तांबा मिलेगा, उससे पत्थर के साथ वो मिलाएगा, फिर ताम्र पाषाणिक संस्कृति हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको बस इस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ना है कि चीज़ें कैसे शुरू से लेके और आखिरी तक कैसे कनेक्ट होती है, हर चीज़ जुड़ी हुई है इतिहास में। आपको कहीं से भी अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि एक टॉपिक कहीं से पढ़ लिया, इस किताब से पढ़ लिया, उस किताब से पढ़ लिया, नहीं। आप हिस्ट्री को बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़िए, ए से लेके जेड तक, तब आपको हिस्ट्री जो है बड़ी आसानी से आपके दिमाग में घुस जाएगी, आपको अतिरिक्त एफर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का जो ये लेक्चर है, देखता हूँ कितना हो गया। हाँ, तो ये